Hi, good afternoon. Today, the topic of our Sunday Live FB Live is myths and facts related to fertility. Myths and facts related to fertility we are not discussing only male factor or female factor or mixed factors. We basically want to tell you कि जो नॉर्मली हम लेते हैं कई बार फर्टिलिटी के मिथ्स जिनको हम बहुत देर से मानकर चल रहे होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है उसमें फीमेल है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है. तो टू ब्रेक दैट मिथ्स, दीज काइंड ऑफ मिथ्स, दिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो पहले व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू इज व्हाट इज फर्टिलिटी. फर्टिलिटी इज जब हम कंसेप्शन रेट देखते हैं कि कंसीव करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. फॉर अ कंसीव करने के लिए देर आर 4 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड. सो नंबर 1, हेल्दी स्पर्म्स. ठीक है, जिसमें मेल फैक्टर आ जाता है हमारा. फीमेल फैक्टर में हमारे पास आ जाते हैं हेल्दी स्पर्म, जैसे मैंने बोला हेल्दी एग्स, जिसको हम ओवम बोलते हैं या ओवा बोलते हैं, एंड गुड ट्यूब्स जिनमें से वो ओवरी से वो एग्स आएंगे इनटू द यूट्रस, एंड अ गुड लाइनिंग. सो ये 4 रिक्वायरमेंट है हमारी फॉर कंसेप्शन और फॉर फर्टिलिटी के लिए. इनमें से कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज होता है देन वी से देयर इज अ प्रॉब्लम विद फर्टिलिटी इश्यूज, एंड देन वी नीड टू वर्क अप ऑन दैट. सो जो अब मैं सबसे पहले आई विल ट्राई टू डिस्कस मेन जो अभी आपके 11 फर्टिलिटी मिथ्स हैं उसके बारे में लेट्स डिस्कस. यूजली जो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी इज द फॉल्ट इन अ वुमेन्स प्रॉब्लम. यूजली जो हमारी सोसाइटी में जो हमने सुना है कि भाई अगर नहीं कंसीव हो रहा तो फीमेल को दिखाओ पहले. सो टू ब्रेक दैट मिथ आई वुड रियली लाइक टू टेल यू 1/3 कॉजेज जो है वो मेल फैक्टर है, 1/3 फीमेल है, एंड जो बाकी 1/3 और है वो है जो दोनों में मेल एंड फीमेल दोनों के फैक्टर्स. And there is a factor which is known as unexplained infertility, which is quite prevalent in day to day life, जिसमें कहीं कोई कॉज नहीं मिलता. सब इन्वेस्टिगेशंस कराने के बावजूद भी द फर्टिलिटी रेट्स आर कॉम्प्रोमाइज, जिसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. So this is the first myth which I have busted for you. The next myth which we are going to discuss is couples should always try for at least 1 year before seeing a doctor. So why we say 1 year, और ये myth क्यों है? यूजुअली क्या होता था जब नई नई शादी होती थी एंड द यूजुअल एज ऑफ मैरिज जो पहले होती थी वो 24-25 या लेस देन 30 ईयर्स होती थी. तो इट वॉज एडवाइजेबल इफ देर आर नो अदर रिस्क फैक्टर्स दे शुड ट्राई फॉर 1 complete whole year without any protected sexual intercourse, and it should be unprotected. Why it is? Because हर एक साइकिल में नॉर्मली भी कंसेप्शन रेट्स भी अभी से अराउंड 10 to 16% है, विच इज ऑलरेडी लेस. तो अगर वो 6 महीने या 8 महीने लगातार ट्राई कर रहे हैं तो कंसेप्शन रेट्स कम बैक टू ऑलमोस्ट 90% बाय 1 year. सो वी यूज टू टेल देम कि आप पहले ट्राई करिए, नहीं होगा देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एनी रीजन. बट देर आर कंडीशंस जिसमें आपको जल्दी यू विल हैव टू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट. उसमें सबसे बड़ा जो आजकल चल रहा है इज males and females both are very busy in their professional lives, and they take the decision for marriage and for pregnancy in a very later age of your life. So females usually more than 35 years या males जो 50 years तक हैं उसमें we don't need to wait for that late. स्पेशली फीमेल जिनमें कोई फाइब्रॉइड्स का या सिस्ट का इशू रहा है, या पहले कोई जैसे मेल्स में कोई सर्जरी हुई है जैसे टेस्टिस की या किसी की, तो वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं जिनके अंदर, उसमें हमें इतनी देर तक वेट करने का कोई सेंस नहीं है. जिसमें हिस्ट्री है रेगुलर साइकिल्स की, साइकिल्स ही रेगुलर नहीं है, सो उसमें अगर हम 1 year वेट कर रहे हैं तो वी माइट कॉम्प्रोमाइज ऑन लेटर ऑन इश्यूज जो कि विद एज और इंक्रीज हो रहे हैं. दिस द सेकेंड मिथ विच हैव बस्टेड. सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सोचे बस 1 साल ट्राई करेंगे उसके बाद में जाएंगे, क्योंकि 1 साल तक तो खुद ही ट्राई करना चाहिए. सो इट विल वेरी विथ कस्टमाइज्ड हो गया है ये. इट विल वेरी विथ पेशेंस टू पेशेंट किस में हम बोल सकते हैं और किस में वी रिक्वायर अर्लियर एक्शंस. सो द थर्ड मिथ जो है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ कि वो यूजुअली बोलते हैं दे कांट गेट वुमेन कांट गेट प्रेग्नेंट आफ्टर 35. So this is also not true. The fertility rate definitely fall करता है with age, and age is a good determinant factor in it. But it doesn't mean कि वो नहीं conceive करेंगी. I've seen patients जिनका fertility rate in fact 26-27 में भी egg reserve जो है एकदम खत्म आता है.
एंड देर आर नो रीजंस फॉर दैट कि वो एकदम ऐसे क्यों हो गया. बट यूजुअली इन केसेस में ये देखा जाता है कि भाई हमें ये फैक्टर जो है, नॉर्मली वो बोल देते हैं कि 35 की हो गई, अब तो फीमेल कैसे कंसीव करेगी. We have recent advances, everything, and we can take care of. But definitely, a female who is 35 and is thinking of conceiving should consult a gynecologist earlier. That's the point. So this is the third myth, and now I'm going to the fourth myth. तो यूजुअली बोलते हैं कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं वो इनफर्टिलिटी कॉज करती है, एंड इट्स अ वेरी कॉमन मिथ. आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स इन माय प्राइवेट प्रैक्टिस. पेशेंट्स आते हैं, उनको हम उनके साइकिल रेगुलराइजेशन के लिए पिल्स देते हैं, या फिर जैसे किसी की पीपल हु आर न्यूली वेड एंड दे वांट अ कॉन्ट्रासेप्शन, सो वी गिव देम पिल्स फॉर 3 to 6 साइकिल्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसके बाद ये तो नहीं होगा कि मुझे कंसीव होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं इन टेबलेट से कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है. सो ये बिल्कुल नहीं है. यूजुअली आपके जैसे ही वी स्टॉप योर पिल्स एंड उसके नेक्स्ट साइकिल के बाद में आपके कंसेप्शन रेट दोबारा वही हैं जो कि प्री कंसेप्शन भी थे. सो उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है इसका. और फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा इशू लगे, देन यू डेफिनेटली नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट. So, एक जो biggest another myth which I'm going to break with you right now is, if a man cannot ejaculate, he is not infertile. If he can ejaculate. So ये जो है ना, ये वो जब भी हम कभी we are investigating a female patient in my practice, and if I tell them that your husband also needs to get his samples done, उनको देखना दिखाना जरूरी है, तो इमीडिएटली क्वेश्चन होता है कि नहीं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मैडम उनका क्यों चेकअप कराएं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ejaculation भी हो रहा है, तो that does not mean they cannot have a low sperm count, and in fact sperm count ना भी अगर कम हो, motility, morphology, everything is important in a sample which should be taken care of. And the kind of lifestyle we people usually live in, जिसमें आप because आपका physical workload इतना ज़्यादा है, long working hours हैं, you using laptops, इसमें the fertility rates are actually compromising. Alcoholism भी थोड़ा सा ज़्यादा है, smoking है. So all these factors plus high blood pressure of stress can actually have a negative impact on sperm's shape also. So you have to keep in mind कि कुछ basic test आपके husband के होंगे. As I have already mentioned, 1/3 cause of infertility are males, and 1/3 में दोनों में cause हो सकता है. It's not important कि हम सिर्फ female ही investigate करते रहें. So the next myth usually I've seen with is कि अगर आपके irregular cycles है ना, तो आपको infertility है, तो आप नहीं conceive करो. So you have to remember irregular cycles usually जो देखते हैं in PCOS patient में देखते हैं, and PCOS is one of the most common causes of infertility, that's for sure, and treatable also. But उसका मतलब ये नहीं है कि PCOS वाले patient normally conceive ही नहीं कर सकते. उनका ओवुलेशन इरेगुलर है, और इसीलिए साइकिल्स भी इरेगुलर हैं. किस साइकिल में ओवुलेशन होता है, किसी में नहीं होता. इस करके द फर्टिलिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, बट डेफिनेटली दे कंसीव स्पॉन्टेनियसली ऑल्सो. सो ये नहीं है कि भाई अगर इरेगुलर साइकिल है तो आपको बस फटाफट जाके डॉक्टर के पास दिखाना ही है या वो है. बट डेफिनेटली if you have irregular cycles and you're planning for conception, it is good if you consult a gynec before that. So this is the 6th myth I have broken with you. The 7th myth is infertility can't happen in young women and men. So this is very important. Usually जैसे मैंने आपको बोला कि हम ये सोचते हैं अरे अभी तो 1-2 साल ही हुए हैं शादी को, अभी तो शादी हुई है, इतनी यंग एज है, क्या ही है, क्यों नहीं हो रहा. But then as I've already mentioned, यूजुअली मेल में तो नहीं, फीमेल्स में विद एज ओवेरियन रिजर्व कम होता है. बट देर हैव बीन केसेस जहाँ पे 26-27 में भी एग रिजर्व बिल्कुल उतना कम था जितना 40-45 ईयर्स की एज ग्रुप की फीमेल में हो. सो यू देर इज नो गारंटी फॉर दैट कि भाई यंग है तो उसमें फैक्टर्स नहीं हो सकते. अगर मेल की पहले सर्जरी हो रखी है तो उनके ऑलरेडी ही स्पर्म काउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है. इनफैक्ट देयर इज अ टर्म नोन एज वेरिकोसील. वेरिकोसील जो है उसमें वेन्स की स्वेलिंग हो जाती है अराउंड द मेल जेनिटेलिया, जिसकी वजह से द टेम्परेचर राइजेस इन दैट एरिया, जिससे स्पर्म की क्वालिटी एंड क्वांटिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. सो नीड टू बी एवेल्युएटेड कि क्या है और का, रादर देन हमें सोचे कि नहीं हो जाएगा. एक द मोस्ट कॉमन एंड
सबसे ज्यादा बड़ा मिथ जो मैंने देखा इज के दे हैव बीन पीपल हु हैव बीन आस्किंग मी कि सर्टेन सेक्स पोजीशंस इंप्रूव द ऑड्स ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत लोग बोलते हैं अच्छा जैसे ही उसके बाद में हम पिल्लो रख लें इमिडिएटली आफ्टर, हम आधा घंटा तक उठे ना, और ये सब, दीज आर ऑल मिथ्स बिकॉज यू हैव टू रियलाइज मिलियन स्पर्म्स जा रहे हैं और एक एग है, पहली बात। सेकेंड, विद इन फ्यू सेकेंड्स इट क्रॉसेस सर्विक्स, और विद इन मिनट्स ना स्पर्म जो है ना वो ट्यूब में पहुंच जाता है। सो इफ एवरीथिंग इज फाइन इट शुड रीच देयर। एंड इसकी वजह से आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके एक स्ट्रेस अपने अंदर और डाल रहे हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो कि आपकी ड्यू टू स्ट्रेस आपकी फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल्सो। सो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस कैसे पोजीशन में या कैसे हुआ, इट विल नॉट इम्पैक्ट योर चांसेस ऑफ कंसेप्शन। So next myth is infertility is always fixable. So sorry to say it is not always fixable. There are few factors which even we cannot have control of. Like अगर किसी की ट्यूब्स दोनों ब्लॉक्ड हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ऑप्शन हम वेट करने में वी आर जस्ट लूजिंग आउट ऑन गुड हेल्दी एग्स, क्योंकि उन केसेस में आईवीएफ इज रिक्वायर्ड एंड इज मस्ट फॉर देम। सो उन केसेस में हम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से किसी को बहुत ज्यादा एंडोमेट्रोसिस है ग्रेड 4 तक एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव, उसमें भी आईवीएफ रिकमेंडेड है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। प्लस पर फिर भी सब कुछ करने के बावजूद भी आईवीएफ ऑल्सो हैज अ फेलियर रेट। आईवीएफ का सक्सेस रेट इज 60%। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल इंटरवेंशंस देर इज नो 100% गारंटी कि आपका कंसीव होगा ही होगा, बट देन बिकॉज ऑफ द रिसेंट एडवांसेस 60% इज ऑल्सो वेरी गुड चांस, रेदर देन अब घर बैठ के सोचो कि भाई अभी हो जाएगा और साल 2 साल देख लेते हैं। एक मिथ जो मैंने बहुत देखा, यूजुअली यू स्टार्ट फॉलोइंग अ डॉक्टर, द डॉक्टर जब तक 5-6 महीने तक आपके इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि आपको अब क्या कराना चाहिए, पेशेंट्स की आजकल पेशेंस खत्म हो जाती है। दे फील अरे ये तो नहीं हो रहा, अब हम किसी और को दिखा लेते हैं। यू हैव टू रियलाइज एनीवन हु is going to start your process from zero. So you already reached 60-70% with some person and then you've again gone back to zero, rather than going from her perspective or another, you should have gone to the next level of treatment which is available. So एक जो नेक्स्ट है कि योर ओवरऑल हेल्थ डजंट इम्पैक्ट फर्टिलिटी। सो ये सबसे बड़ा मिथ है। हम ये सोचते हैं कि हम वी कैन हैव अल्कोहल और हम अपना वेट को कैसे भी करें। इनफैक्ट अंडरवेट्स एंड ओवरवेट्स दोनों में फर्टिलिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। सो ये हमें एक चीज़ है विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, और इसमें ध्यान रखना है डायबिटीज़ का कंट्रोल होना चाहिए, आपके बाकी हेल्थ पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए विच विल हेल्प योर कंसेप्शन। एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके रिस्क फैक्टर्स कम होंगे। सपोज आपका शुगर पहले से ही कंट्रोल नहीं है तो वो आपके कंसीविंग के चांसेस तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहा है, पर उसके साथ साथ में व्हेन यू कंसीव आपके शुगर लेवल्स और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से द बेबी इज ऑल्सो एट रिस्क ऑफ, जिसका वेट ज्यादा गेन हो सकता है बेबी को लंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सो योर हेल्थ विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर फर्टिलिटी चांसेस एंड लेटर ऑन ऑल्सो। लास्ट मिथ जो सबसे ज्यादा है, if you can't afford expensive procedure like IVF you shouldn't consider treatment. So that is the biggest myth I have seen कि बोलते हैं नहीं नहीं IVF नहीं जाना, IVF तो हम सबसे लास्ट में जाएंगे, IVF की नहीं अभी क्यों जाएंगे, अभी तो हमारी एज यंग है, अभी तो हम वैसे ट्राई कर लेते हैं। You have to go through a process as advised by your doctor or you're consulting someone, कि जब वो आपको बोल रहा है कि आपका नेचुरल ओवुलेशन के बाद सब कुछ एवरीथिंग के साथ में इट्स नॉट मूविंग फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू स्टेप अप द थिंग्स। एंड वंस यू स्टेप अप द थिंग्स डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू समवेयर। आप जितना उस प्रोसेस को लीड करते हैं उतने में ही क्वालिटी ऑफ आपके एग्स एंड स्पर्म्स एवरीथिंग गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड विद एज। So it's a ticking clock, we have to think of that way also. So does age affect fertility? Yes, age affects fertility. So as I've already mentioned, females may more than 35 and males may more than 50 years. Definitely दोनों quality of sperms and eggs पे effect डालता है, तो फिर quality compromised, quantity compromised,
तो डेफिनेटली कंसीविंग के चांसेस आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड. A woman should try for child as early as possible, as in today's time lot of problems occur. And why if they occur? So it depends at what age you are marrying. So because I have already mentioned, जैसे कि आजकल because of career oriented females and they should be uh, मैं आपकी marriage late तो आपकी pregnancy late, everything gets compromised. Then definitely there are factors जिसमें आपको एक बारी if you're planning कि मुझे अभी नहीं करना for another 6 months and your age is at a precarious level, I would say around 30 आपकी age चल रही है, it's better to consult a gynec and वो एक बार आपको बता देंगी कि भाई आप 6 months के लिए वेट कर सकते हो, your ovarian reserve is good enough and other factors are normal. And in at the same time, in during that 6 months, if you have a healthy lifestyle, so your conception chances will not get compromised. But it is advisable कि if you plan early, but that will depend upon patient to patient also. So how lifestyle affect fertility? Lifestyle affect fertility is कि आप healthy खाएंगे तो आपका weight properly maintain रहेगा. आपका weight properly maintain रहेगा, so you are not at risk of diabetes and other hypertensive and other problems. The quality of egg is better, especially people जिनके suppose the partner is a smoker. So it doesn't mean कि अगर आप नहीं smoking कर रहे तो आप नहीं at risk है. Passive smoking also has effect on fertility और males में तो बहुत ज़्यादा. So smoking is one factor which should be actually stopped once you're planning to conceive, क्योंकि smoking में जो ingredient है वो actually हम उसको बोलते हैं गेमेटोटॉक्सिक है. मतलब वो जो sperms हैं उनकी life को और उनकी वायबिलिटी, शेप, मॉर्फोलॉजी सबको कॉम्प्रोमाइज करने का वो रखता है. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको अवॉइड करें. तो इस तरह से लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्टिलिटी. सो डज वेट अफेक्ट फर्टिलिटी ऑफ बोथ? वेट फीमेल्स में तो ज़रूर ज़्यादा अफेक्ट करता है, स्पेशली एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन, जैसे कई होती हैं बहुत ज़्यादा पतली लड़कियां होती हैं, एनोरेक्सिया ही बिल्कुल ऑलमोस्ट हम कह दें, जो खाते नहीं हैं, उनमें भी फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है. सो देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज, जब बहुत बार लोग सोचते हैं कि पीसीओएस का मतलब है कि जिसका वेट ज़्यादा उसको पीसीओएस है. लीन पीसीओएस इज ऑल्सो अ टर्म एंड देर आर पेशेंट्स जो बहुत पतले हैं बट उनकी ओवरीज जो है उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन नहीं कर रही हैं. सो येस, इन फीमेल्स इट मैटर्स. मेल्स में ऐसा नहीं है. मेल्स में जो है कि बहुत ज़्यादा वेट हो तो देन ऑब्वियसली अफेक्ट आएगा इन अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, बट इतना कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. So does working on laptops affect fertility in men? Yes, working on laptops actually affect fertility in men because क्या है कि जब आप लैब पे रख के बैठे हैं उसको तो वो हीट अप हो जाएंगे आपके लैपटॉप्स वाली वर्किंग. सो जो हीट है ना, अगर वो जाती है उस टाइम पे बिकॉज इसमें टेस्टिस में, तो जो स्पर्म्स है ना वो उनकी डेवलपमेंट को हैम्पर करेंगे. So this has been observed कि लैपटॉप्स जो पे नहीं, एंड इट्स बेटर टू हैव अ डेस्कटॉप या फिर आप उसको टेबल पे रख के अपना लैपटॉप यूज करें, नॉट ऑन योर लैप्स. सो डज एक्सेस ऑफ कैफीन अफेक्ट्स फर्टिलिटी? सो एक्सेस ऑफ कैफीन में भी एक ना क्वांटिटी है कि कितना कैफीन को अमाउंट को हम बोलेंगे कि एक्सेस ऑफ कैफीन हो गया. सो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी पे इफेक्ट हो रहा है, बट डेफिनेटली सम पर्सन हु इज ड्रिंकिंग 6-8 कॉफीज दिन में पी रहे हैं या फिर डाइट कोक्स चल रहे हैं, उनमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं कैफीन हैज इफेक्ट जो आपकी फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. सो हाउ डज ट्यूबल फैक्टर अफेक्ट फर्टिलिटी? सो ट्यूबल फैक्टर में क्या है कि आपके जो ट्यूब्स हैं, जैसे ओवरी से जब एग रिलीज हुआ, सो ट्यूब इज द कैरियर जहाँ पे वो एग्स वहाँ पे आएंगे, स्पर्म विल रीच इन द ट्यूब एंड वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होगी. उसके बाद जो फर्टिलाइज बन जाता है जाइगोट, वो वापस यूट्राइन कैविटी में आके इम्प्लांट होता है. सो अगर आप खुद सोचो, अगर वो जो ट्यूब है, जो चैनल है जहाँ पर एग और स्पर्म का जाइगोट बनेगा, इफ इट्स गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, कहीं उसकी मोटिलिटी जो है उसके अंदर सीलिया होते हैं जो मूव कराते हैं एग को टूवर्ड्स स्पर्म एंड स्पर्म वहाँ पे पहुँचते हैं.
अगर वो कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है तो एग अगर रिलीज भी हो गया तो वो ट्यूब में पहुंचा ही नहीं, और अगर पहुंचा तो किसी एक जगह जाके स्टक हो गया. सो अगर वो स्टक हो गया और उसी टाइम पे वो कंसीव हो गया एंड इट हैज द जाइगोट हैजंट मूव बैक टू द यूट्राइन कैविटी, तो आपने सुना होगा इक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसीज. वो ट्यूबल प्रेगनेंसीज इसीलिए होती है. इट्स नॉट कि प्रेगनेंसी यूट्रस से ट्यूब में चलेगी, वो ट्यूब से यूट्रस में नहीं आ पाई, तो जिसकी वजह से वो ट्यूब में ही ग्रो होना शुरू होगी. बट ट्यूब डजंट हैव अ गुड एरिया जिसमें वो ग्रो कर सके पूरी प्रेगनेंसी, तो उसमें ट्यूब के रप्चर हो जाने का रिस्क है, जिसलिए विच बिकम्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर द पेशेंट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. Why seafood is avoided? So seafood is avoided because there are few fishes जो आपने देखा होगा सी वाटर वाली, जिसमें ना मर्करी कंटेंट बहुत ज्यादा है. सो मर्करी कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो वो टॉक्सिन्स में है, एंड वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली इट्स अ नो नो. आपको फ्रेश वाटर फिश स्टिल ओके, एंड यू हैव टू सी कि कौन सी फिश है जिसका मर्करी एब्जॉर्प्शन वगैरह फैक्टर तो नहीं है. अगर वो नहीं है तो देन एज सच सी फूड में कोई इतनी दिक्कत नहीं है. So it's a good chapter taken to discuss. Thank you, Parul. And it's time to wrap up because I feel मेरा basically purpose इसका ये था कि not to tell you कि what exactly is infertility, because I think अब तक we are more aware about. It was basically to break the most common myths we usually see in our practice. Thank you so much for patient hearing.